हेलन केलर, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, एक ऐसी महिला जिसने अपने शरीर पर पूरी विजय प्राप्त की। अपने धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक दिव्यांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। हेलन केलर इसी प्रकार की महिला थी। वे दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जैसे हम हेलन केलर को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेखिका हेलन केलर ने अपने प्रस्तुत पाठ में यही बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्प और कठिन अभ्यास के द्वारा असाध्य को साध्य कर सकता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे, जिसमें से पहला बिंदु आता है समावेशी भावों की समझ। दूसरे बिंदु में हम सीखेंगे संवेदनशीलता का विकास। और तीसरा बिंदु जिसके कारण हम इस भाषा को पढ़ते हैं, हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, वो है भाषाई व्याकरण की समझ। भाषाई व्याकरण की समझ के लिए ही हम इस विषय का पूरा अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आप इस बात को समझेंगे कि हम हेलन केलर को भी पढ़ेंगे और उसके अंदर हम कौन कौन सी भाषाई दक्षताएं अपने अंदर उत्पन्न कर सकेंगे, वो भी आप इस पाठ में देखेंगे। अब हम जानेंगे हेलन केलर का जीवन कैसा था, क्या थी उनकी विशेषताएं। हेलन केलर एक ऐसा नाम जिसने अपने शरीर पर पूरी विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे आपको यदि कहीं उंगली में चोट लगती है और आपको शिक्षक बोलते हैं लिखिए, तो आप बोलते हैं मेरी उंगली में चोट लगी है। परंतु हेलन केलर एक ऐसी महिला जिसने बचपन से अपनी किसी भी कमजोरी को किसी के भी समक्ष आने नहीं दिया। तो जानते हैं हेलन केलर के बारे में। मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम होते हैं। यदि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है और हमारे इरादे मजबूत हैं, हम दुनिया में कुछ विशेष रूप से करना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो शारीरिक अपंगता या हमारे शरीर की कोई भी कमजोरी हमें परास्त नहीं कर सकती। हम अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। ऐसी मिसाल जो आज मील का पत्थर है, जिसको देखकर ऐसे व्यक्ति हौसला लेते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक अपंगता है या शारीरिक कमजोरी है। 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। सिर्फ 19 वर्ष की अवस्था थी उनकी और उनको तेज बुखार आया, जिसके कारण उनकी आंखें चली गई, वो दृष्टिहीन हो गई और उनके कानों ने सुनना बंद कर दिया। इसको कहा जाता है बधिर। उनको एक बुखार ने दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। न तो वो कुछ दुनिया में देख सकती थी, न वो अपने कानों से कुछ सुन सकती थी। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। होता है ना, माता पिता बच्चों की किसी भी अपंगता या किसी भी कमजोरी को देखकर सहन नहीं कर पाते हैं। वैसे ही हेलन केलर के माता पिता भी
अपनी बच्ची की इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी होते थे। हेलन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलन की मां उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए जिससे वो स्वाभिमानी बन सके, अपने कार्य को स्वयं कर सके, अपने कार्य को करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। एक दिन हेलन की मां ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन की माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने को अनुरोध किया। और देखिए हैरानी की बात कि वो संरक्षिका भी तैयार हो गई उनको पढ़ाने के लिए। वो भी कुछ ऐसा करना चाहती थी कि हेलन केलर के साथ उनका भी नाम हो। और जैसे ही वो संरक्षिका तैयार हुई, एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने हेलन केलर को प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया, क्योंकि अब हेलन केलर अपने कार्यों को स्वयं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया था, तो उनके अंधकारमय जीवन में उमंग और उत्साह का संचार होने लगा और वो और भी अधिक कठिन कार्यों को करने के लिए उद्यत करने लगी। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलिका की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था और वो किसी भी तरह से अपने किसी भी शौक को कहीं से भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। यह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कूची नहीं फेर सकता। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है, क्योंकि हमने एक बार उसका अनुभव कर लिया है। ऐसे ही जो पहले के जीवन में उन्होंने खेतों को देखा था, आकाश को देखा था, पेड़ पौधों को देखा था, वो उनके दिलो दिमाग में बसे हुए थे। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्रित की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थीं। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। वो कभी भी किसी पर निर्भर होना पसंद नहीं करती थी। उनकी एक आदत थी कि जो भी कार्य मैं करूं, स्वयं करूं, जिससे मेरी हिम्मत और हौसला हमेशा बुलंद रहे। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। और यह हमें सिखाता है बच्चों कि हमें अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखना चाहिए। अपनी किसी भी कमजोरी को अपनी योग्यता पर हावी ना होने दें। अपनी योग्यता को हमेशा आगे बनाए रखें। अभी हमने पढ़ा हेलन केलर को, और हमारा जो इसका मुख्य उद्देश्य है, हेलन केलर को तो जानना ही है, साथ में भाषाई योग्यताओं का विकास भी है।
तो भाषाई योग्यताओं के विकास के लिए हम एक अभ्यास करते हैं, सही उपसर्ग भरकर वाक्यों को पूरा करें। अब यहाँ पहला वाक्य है, हेलन केलर परिस्थितियों रिक्त स्थान हार नहीं मानती थी। यहाँ पर आपको सोचना है कौन सा शब्द आना चाहिए। परिस्थितियों से इस हार नहीं मानती थी, आपको लगता है ये शब्द बिल्कुल सही रहेगा। एनी रिक्त स्थान, हेलन रिक्त स्थान प्रशिक्षित किया। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया। इस प्रकार से हम इस रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। तीसरा बिंदु देखिए, ये भी एक रिक्त स्थान है और इसमें भी हमें सही उपसर्ग का प्रयोग करना है। ध्वस्त संसार सुख रिक्त स्थान, रोशनी रिक्त स्थान आबाद हो सकता है। ध्वस्त संसार सुख में से क्या आना चाहिए? सुख। बताइए क्या आ सकता है, आप सोच के देखिए। और इस प्रकार से हमें इस पूरे हमारे समक्ष जो वाक्यांश दिए हैं इनको पूरा करना है। और इसमें यदि किसी प्रकार की आपको आवश्यकता लगती है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो अपने शिक्षक द्वारा भी पूछ सकते हैं। उन्होंने अपनी कमजोरियों रिक्त स्थान विजय प्राप्त की। हेलन रिक्त स्थान संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। हेलन हिम्मत और हौसला रिक्त स्थान अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर रिक्त स्थान ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। ये हमारे समक्ष एक अभ्यास पत्रक है जिसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको पूरा कीजिए। इसमें यदि किसी प्रकार की आवश्यकता लगती है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप अपने विद्यालय के विषय शिक्षक से इस पर मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसी प्रकार से अशुद्ध और शुद्ध शब्द और उनका वाक्य में प्रयोग। बच्चों, आप वाक्य में प्रयोग को तो समझते ही होंगे। जो शब्द हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके लिए एक ऐसा वाक्य बनाना जिसमें हम उस शब्द का प्रयोग करें, इसको कहा जाता है वाक्य में प्रयोग। अशुद्ध शब्द है, देखिए आपको पढ़ने से लग भी रहा होगा, प्रस्ताव। इसका शुद्ध शब्द बनता है प्रस्ताव। और इसके लिए हमें एक वाक्य बनाना है। विद्यार्थियों ने पिकनिक पर जाने का प्रस्ताव रखा, ऐसा भी वाक्य बन सकता है। दूसरा शब्द है हमारे लिए घृणा, जिसका शुद्ध है घृणा। और इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाना तो आपको समझ में आ गया है, तो इनके वाक्य का प्रयोग तो आप कर सकते हैं। इसके आगे देखिए शीर्षक लिखा है और इसका शुद्ध शब्द बनता है शीर्षक। और इसके लिए एक वाक्य बनाइए। इसी प्रकार से सम्राट, और इसका शुद्ध शब्द होता है सम्राट। सम्राट यानी समझते हैं ना, राजा को कहा जाता है सम्राट। और इसके लिए आपको एक सटीक वाक्य बनाना है। वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें इन शब्दों का सही तरह से प्रयोग किया गया हो, उसी को हम कहते हैं वाक्य में प्रयोग। अब हमने यहाँ पर भाषा की दक्षता को प्राप्त किया। ऐसे ही आपने वर्णमाला में र वर्ण देखा है। र से रस्सी बनती है, र से विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं। शब्दबोध र के हम विभिन्न प्रयोग देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है। ऐसे ही और नए शब्द आपको बनाने हैं और जो खाली खंड बने हुए हैं उनमें आपको लिखना है। यह भी एक अभ्यास पत्रक है जिसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको पूर्ण कीजिए। निश्चित रूप से आप जब इसको करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा कि आप देखेंगे कि र कितने तरह से हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे देखिए पहले खंड में हमने लिखा श्रम, उसके साथ में है क्रम। इसी प्रकार के और कौन से शब्द बन सकते हैं उसको आपको उसके आगे लिखना है। दूसरा खंड है जिसमें हमने लिखा है राष्ट्र और लिखा है ट्रक। अब देखिए यहां पर हमने र का एक अलग प्रयोग किया है।
जिसके संबंधित और भी जो हमको शब्द मिलते हैं उनको हमें इसके साथ में लिखना है। इसके आगे पर्व और गर्द है, इससे मिलते जुलते शब्दों को भी आपको रिक्त खंडों में लिखना है। बाद में जो वास्तविक शब्द है र, उसका नगर, डगर इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का एक अंश जो आपको निम्नलिखित पंक्तियों में दिया गया है। इसको आपको पढ़ना है और उनके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है। शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ अपने शिक्षक की मदद से आपको लिखने हैं। और एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है, देखिए गद्यांश को जब आप ध्यान से देखेंगे तो राजा हो या रंक, तो राजा और रंक दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। ऐसे ही पर्वतारोही, गोताखोर एकदम एक दूसरे के विरुद्ध शब्द है। मूर्ख, यहां पर इसका कोई भी विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। तो आप बता सकते हैं मूर्ख का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? मूर्ख का क्या होगा? ज्ञानवान। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही, श्रम की पूंजी से वो कड़ी मेहनत करता है और अंत तक इसी स्थिति में जीता है। तो हमारे पास में जो रेखांकित शब्द हैं वो है रंक, पर्वतारोही, मूर्ख, भ्रमित और श्रम। इन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। यदि आपको आते हैं तो आप स्वयं लिख लीजिए, फिर तो आप बहुत ज्ञानवान हैं। और यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो आपकी शिक्षक की सहायता से इनको पूर्ण कीजिए। ये एक तरह का आपका अभ्यास प्रश्न है। भाषाई दक्षता, ये हमारा इस पाठ का उद्देश्य है, जो हम विभिन्न प्रकार के अभ्यास खंडों के द्वारा पूर्ण करते हैं। अब देखिए, राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम भी आपको लिखने हैं। मूर्ख का विलोम लिखना है और गर्मी का विलोम लिखना है। ये भी आपके लिए एक अभ्यास का प्रश्न है। यदि आपको आता है तो आप लिख लीजिए, नहीं आता है तो आपके शिक्षक की मदद लीजिए। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसमें यदि किसी भी प्रकार की असुविधा आपको होती है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपके शाला के विषय शिक्षक की इसमें मदद ले सकते हैं। स वाला हमारा प्रश्न है, शरम से श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखें। जैसे हमारे पास है एक शब्द भ्रम, तो हम क्या लिखेंगे? भरम। ऐसे ही व्रत, व्रत को कैसे लिखेंगे? बरत। इसमें हमें अलग अलग शब्दों को कर देना है। गर्दन को लिखेंगे गरदन। और एक बात का आपने ध्यान दिया होगा कि हर जगह पर र जरूर आ रहा है। ऐसे ही गर्व, गर्व को यदि हम शब्द को विच्छेद करके लिखेंगे तो बनेगा गर्व। ऐसे ही देखिए क्रम, क्रम को कैसे लिखेंगे? करम। ड्रम को लिखेंगे डरम। पर्व को लिखेंगे परव और धर्म को लिखेंगे धर्म। तो यहाँ पर जो हमने एक रेफ देखी है उसका एक अलग प्रयोग होता है जिससे हम शब्द को छोटा बनाते हैं। र के विभिन्न रूप होते हैं जिसका हम व्यंजन में प्रयोग करते हैं और नए नए शब्दों को बनाते हैं। जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग परे रेफ के रूप में कार्य करता है और रेफ के रूप में लगता है। जैसे आपने देखा हमारे पास में है नर्म, यहाँ पर
न र म शब्द है और इसमें रेफ लगी होने से ये बन गया नर्म। मगर जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो र का उच्चारण पहले करते हैं और रेफ अगले शब्द पर लगी होती है। जैसे शर्म, इसमें भी हमने उच्चारण किया शर्म, तो र हमने उच्चारण पहले किया और शब्द पर, अगले शब्द पर रेफ लगी है। ऐसे ही आपने एक शब्द देखा होगा जो कई जगह लिखा होता है, आशीर्वाद। आशीर्वाद सही तौर पे यदि हम लिखते हैं तो व के ऊपर रेफ लगाई जाती है। यदि हम श के ऊपर रेफ लगाते हैं तो हमारा वह शब्द गलत होता है। र के पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन में नीचे पदेन के रूप में कहा जाता है। जैसे म और र, इससे बनता है म्र और इससे शब्द बनता है आम्र। प र, इससे बनता है प्र और शब्द बनता है प्रमोद, जहां पर हमने र का प्रयोग किया है। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं इसको पदेन प्रयोग कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप र के रूप बताने वाले दो पीटीओ अन्य शब्द यहाँ पर आपको लिखने हैं। र के प्रयोग से हमने बनाया नजर, बधिर, जिसमें हमने र का प्रयोग किया है। अब देखिए वर्ष और धैर्य, इसमें हमने रेफ का प्रयोग किया है। प्रतिक्रिया और प्रेम, इसमें हमने पदेन र का प्रयोग किया है। और ट्रक और ड्रम, यहां पर भी हमने र का प्रयोग किया है। तो इससे बनने वाले अन्य शब्दों को भी आपको इसमें लिखना है। ये भी हमारा अभ्यास पत्रक है जिसको आप अपने शिक्षक की सहायता से पूर्ण कीजिए। अब हम बात करेंगे कारक। तो कारक क्या होते हैं, कारक की परिभाषा क्या बनती है, कारक का प्रयोग कहाँ होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्रिया का प्रयोग करना संज्ञा और सर्वनाम के साथ में उसे हम कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहा जाता है। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के भाषा ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं, उसको सौष्ठवपूर्ण करते हैं, उसमें एक विशिष्टता लाते हैं। कारक है मुख्य रूप से कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह है इसके ने, से, के द्वारा। उदाहरण, किसानों ने फसल काटी। यहाँ कर्ता कारक में हमने लगाया विभक्ति चिन्ह। कर्ता कौन, किसान, विभक्ति चिन्ह ने, फसल काटी और इससे पूर्ण वाक्य बनता है। इसी प्रकार से कर्ता कारक में अन्य विभक्ति से और के भी होती हैं जिनका प्रयोग करके हम अन्य शब्दों को भी बना सकते हैं। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जैसे एक वाक्य देखिए, माँ बच्चे को बुला रही है। यहाँ पर कर्म है, कर्म क्रिया। कौन सी क्रिया, माँ अपने बच्चे को बुला रही है। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। बच्चे ने बोतल से दूध पिया। यहाँ पर से का प्रयोग करके करण कारक हमने दर्शाया और बताया कि बच्चे ने बोतल से दूध पिया। इसके बाद संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को, ये दोनों ही हैं। संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह आता है के लिए और को। हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। किसी के लिए, किसी कार्य को करने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। किसान के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई, तो यहाँ भी के लिए शब्द का प्रयोग होता है। अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में,
जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ये अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसीलिए गिर रहे हैं। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, इतने इसके विभक्ति चिन्ह हैं संबंध कारक के। यह बच्चों की किताबें हैं। जहां पर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का किसी से संबंध दर्शाया जाता है वहां पर हम इस कारक का प्रयोग करते हैं, का, के, की, रा, रे, री के द्वारा। अगला है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह आता है में, पर, ऊपर, के भीतर, को, के पहले, ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं। बिल्ली रसोई में है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, रे। अरे लड़के, इधर मत बैठ। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके संबोधन कारक बनता है। अभी तक आपने विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रपत्र द्वारा र के विभिन्न प्रयोग देखे, उन पे अभ्यास भी किया। उसका ही एक सारांश हम आपके सामने बताते हैं। र के विभिन्न प्रयोग। जब र अपने मूल रूप में प्रयोग होता है, जैसे रात, रमेश, रस्सी आदि। जब र स्वर रहित होता है तब रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कार्य, कर्म आदि। जब र स्वर रहित होता है तो उससे पहले वाले शब्द स्वर रहित व्यंजन के पैर में लगता है, तब इसे पदेन कहते हैं। जैसे ब्रह्म, प्रदीप, क्रम, ब्रह्मा आदि। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं अर्थात ट, ठ, ड, ढ के साथ एक विशेष चिन्ह लगता है जिसमें दो लाइन होती हैं, जैसे ट्रक, ड्रामा, ट्रेन आदि। इस प्रकार से र का हम अलग अलग स्थान पर प्रयोग करते हैं। श के साथ यदि र जुड़े तो बनता है श्र तथा स के साथ स्र होता है, जैसे श्रीमान, श्रम, सहस्त्र, स्रोत आदि। कारक समझने के लिए एक खंड आपके सम्मुख है। इसको पढ़कर हम सभी कारकों को आसानी से समझ सकेंगे। तो इस खंड में हमारे पास भाषाई दक्षता के लिए दो बिंदु हैं। एक तो है र का प्रयोग और दूसरा है कारक। तो अब हम एक खंड पढ़ते हैं जिसमें कारक का प्रयोग किया गया है। हम गाड़ी में बैठकर घर गए, राम रावण मारा। ये वाक्य आपको अपूर्ण तथा अधूरे लग रहे होंगे। आइए अब इन वाक्यों को पुनः पढ़ें। हम गाड़ी में बैठकर घर गए, राम ने रावण को मारा। ये वाक्य अपूर्ण और समुचित अर्थ दर्शाते हैं। ये संभव हुआ रेखांकित अंशों को शामिल करने से। इस प्रकार के शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम कारक या परसर्ग कहते हैं।